नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। नदी की जिस सीरीज को मैंने प्रारंभ किया था, हालांकि काफ़ी दिन बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उस सीरीज़ को मैं चाहता हूँ कि फिर से आगे कंटिन्यू किया जाए। और एक अगला टॉपिक जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में है। सिंधु नदी तंत्र हम सभी जानते हैं कि भारत में काफ़ी खास महत्व है इसका, नदी तंत्र का। और ये नदी तंत्र थोड़ा सा जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ये इसका इतिहास में भी बहुत स्थान है। तो थोड़ा सा फिगर को मैंने यहाँ पे पहले से रखा है ताकि टाइम को सेव किया जा सके, जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूँ। और आप सभी हमारे साथ फिर से जुड़ जाइए कॉपी और पेन के साथ साथ। सिर्फ वीडियो देखना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो के साथ साथ आपके कॉपी और पेन के साथ जब एक तारतम्यता बनती है तो उसका महत्व अलग होता है और आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, पॉज करिए, बीच में रोकिए और हमारे द्वारा बताए गए फैक्ट को बारीकता से देखते हुए सटीकता से उसको लिखिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई पॉइंट छूटे ना। मेरी पूरी उम्मीद होती है कि जिस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसके तहत आने वाला, यानी यहाँ से इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, उसके सबसे बारीक और सबसे मेजर पॉइंट को भी मैं डिस्कस करता हूं, ताकि हर तरीके के सवाल का आंसर किया जा सके और वो भी आसानी से। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाता है सिंधु नदी तंत्र। भारत में सिंधु नदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदी का महत्व आपके पुराणों में भी किया गया है, बार बार जिक्र किया गया है। और इस नदी को जब हम, नदी तंत्र क्या होता है, मैंने पहले डिस्कस किया है कि नदी तंत्र वो होता है जहाँ पे कई सारी नदियों में एक नदी जो मुख्य होती है और बाकी सारी नदियाँ उसकी सहायक होती हैं, उन सबको मिलाकर के बोला जाता है नदी तंत्र। तो फिगर में जो ये आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके सा ये फिगर दिख रहा है, ये एक नदी तंत्र है और ये नदी तंत्र है सिंधु नदी का। इन तमाम नदियों में सिंधु नदी प्रमुख नदी होगी और बाकी सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी होने वाली। ओके, तो भारत के मैप में आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और इसमें जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने ब्लैक के साथ साथ रेड कलर के साथ साथ इसको फ्लो किया है। यहाँ पे आपके ये है सिंधु नदी, जो इस पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम होता है, प्रारंभ होती है। और बाकी सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो मैंने सारी नदियों को यहाँ पे क्रम से ऊपर से नीचे, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ की डायरेक्शन में नोट किया हुआ है। तो पहली रिवर हो जाएगी सिंधु नदी, सेकेंड पे रिवर है झेलम, तीसरी रिवर है चिनाब, चौथी रिवर है ये रावी, पाँचवीं है ब्यास और छठी जो सबसे नीचे से आ रही है ये है सतलज रिवर। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु नदी का पूरा एक तंत्र है, जिसमें सिंधु एक प्रमुख नदी है, बाकी सभी ये नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कि सिंधु नदी का पूरा डिटेल क्या होगा, और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके के फैक्ट और किसी भी तरीके के नॉलेज जो आपको ज़रूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर सिंधु नदी के अगर उद्गम की बात करें, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत, चाइना। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी का जो मुख्य उद्गम माना जाता है वो मानसरोवर झील से है, कैलाश पर्वत, तिब्बत, चीन। प्रॉपरली अगर बात करें कि सिंधु की जो धारा है, जिसको सिंध का बाब बोला जाता है, यानी कि सिंध का बाब एक छोटी सी जलधारा है जहां से सिंधु का प्रॉपर उद्गम माना जाता है। और कभी कभी अगर इसके प्रमुख अगर ग्लेशियर पूछता है कि सिंधु नदी कौन से ग्लेशियर पॉइंट से निकलती है, तो इस ग्लेशियर पॉइंट का नाम है बुखरचू ग्लेशियर। तो सिंधु नदी इस बुखरचू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा नॉर्थ के डायरेक्शन में जाने के बाद दाहिने दिशा में घूमती हुई ये नदी भारत की तरफ एंट्री करती है। तो हर एक पॉइंट पे बहुत सारे सवाल होते हैं और आप अपने पेन के साथ कॉपी में बिल्कुल जो है इसको बातों को लिखते रहिएगा। सिंधु का उद्गम ये हो गया, और यहाँ से निकलने के बाद सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो पहला पॉइंट पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, या और थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए बात करें कि कौन से ज़िले में सिंधु नदी का प्रवेश होता है, तो यहाँ पे लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, बाद में जम्मू कश्मीर को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख का जो जिला है यहाँ पे वो जिला है लेह। तो सिंधु नदी लद्दाख के लेह जिले में प्रवेश करती है और यहाँ से होते हुए सिंधु नदी पूरे तिब्बत और जम्मू में एंट्री करती हुई आगे पाकिस्तान में जाती है। लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि सिंधु नदी कौन सी पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो पहाड़ी है इसे बोलते हैं लद्दाख की पहाड़ी या लद्दाख श्रृंखला कहते हैं, और ये पहाड़ी है जिसको बोला जाता है जास्कर। तो यहाँ पे है जास्कर पर्वत श्रेणी और ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी से होती हुई आगे गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है यहाँ से होती हुई और यहाँ पे नंगा पर्वत, इस नंगा पर्वत की उत्तरी हिस्से से मुड़ती हुई दाहिने की तरफ जो है आगे चल करके पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो सिंधु नदी हम कह सकते हैं कि नंगा पर्वत जो एक शिखर है ग्रेटर हिमालय का, महान हिमालय का, उस महान हिमालय के पॉइंट से नंगा पर्वत से पाकिस्तान में एंट्री करती है और ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में फ्लो करते हुए आगे बढ़ता है और फाइनली यहाँ पे कराची है और कराची के पास से सिंधु नदी अपना डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने के बाद सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। दोस्तों इसके पहले सिंधु नदी के बारे में हम जो जिक्र कर रहे हैं और भी कुछ फैक्ट को देखा जाए। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सिंधु की सहायक नदियों में अगर इन नदियों का भी जिक्र करें तो हम बात कर सकते हैं कि आखिर ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किन किन पॉइंट से निकलती हैं। तो यहाँ पे सभी सहायक नदियों को मैंने लिखा हुआ है और इन नदियों के सामने इसका उद्गम भी लिख सकते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम पॉइंट ये हो गया मानसरोवर झील। झेलम नदी का जो उद्गम है ये शेषनाग झील या इसको वेरीनाग झील भी कहते हैं, वेरीनाग झील, यहाँ से निकलती है झेलम रिवर। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से है, बारालाचा दर्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो चेनाब रिवर है दो छोटी छोटी नदियाँ चंद्र और भागा से मिलकर के बनी हुई जो है चेनाब रिवर बना हुआ है। रावी नदी जिसका उद्गम और ब्यास नदी, इन दोनों ही नदियों का उद्गम रोहतांग दर्रा है। दोनों ही नदी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी जो ब्यास कुंड है, एक झील है रोहतांग दर्रे के पास, वहाँ से निकलती है और उसके ठीक ऊपर से रावी नदी का भी उद्गम होता है। तो आपका सीधा आंसर होगा रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश से दोनों नदियाँ निकलती हैं, रावी और ब्यास। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, चेनाब नदी। और झेलम नदी शेषनाग वेरीनाग झील से निकलती है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ से निकलती है। और सतलज नदी के अगर उद्गम की बात करें तो ये है राकसताल, राकसताल झील है जो बेसिकली मानसरोवर झील के ठीक बगल में ही है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी का उद्गम क्या होगा तो आपका आंसर मानसरोवर झील कैलाश पर्वत हो सकता है। और अगर एग्जैक्टली अगर पॉइंट की बात करें, ग्लेशियर की बात करें, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं कि राकसताल से निकलती है सतलज नदी। ओके, साथ ही साथ दोस्तों एक अलग तरीके का मैसेज मैं आपको दे दूं ताकि कभी कभी आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ज्योग्राफी में ही ये पूछ सकता है कि इन नदियों का पुराना नाम और क्या हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वेदों में इन नदियों का जिक्र किया गया है, इनके पुराने नाम का जिक्र किया गया है। तो सिंधु नदी के पुराना नाम सिंगी खंबन, सिंगी खंबन जो एक तिब्बती नाम है, यहाँ पे सिंधु नदी को बोला जाता है सिंगिंग खंबन। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता, झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। ओके दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो चेनाब रिवर है इसका नाम चंद्रभागा तो है ही है और साथ ही साथ अस्किनी भी कहा जाता है। तो चंद्रभागा और अस्किनी, ये दोनों ही नाम याद रखिएगा जो चेनाब का पुराना नाम में चंद्रभागा और अस्किनी है।
रावी को परुष्णी कहा जाता है, परुष्णी, और सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता है। सतुद्री। तो इन नदियों के पुराने नाम को लेकर के बहुत चर्चा है, कई सारे सवाल बनते हैं। फिर से याद रखिएगा, सिंधु नदी का पुराना नाम सिंगे खम्बन जो एक तिब्बती नाम है, झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है, और चेनाब नदी का नाम पुराना है चंद्रभागा या फिर अस्किनी के नाम से जानते हैं। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी है, और सतलज नदी का पुराना नाम जो है सतुद्री है। यहाँ पे ब्यास नदी जो है दोस्तों, इसका नाम है विपासा। तो ब्यास नदी का नाम छूट रहा है, इसको याद रखिएगा, इसको विपासा के नाम से जानते हैं। तो व्यास को विपासा कहते हैं। अलग अलग पॉइंट से ये निकलने के बाद ये नदियाँ बिल्कुल अपने दाहिने तरफ चलते हुई, यानी कि भारत के पश्चिमी हिस्से की तरफ चलती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। और फाइनली सभी नदियाँ, आप ध्यान रखिएगा कि इनमें सबसे लंबी रिवर में है चेनाब रिवर। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक रिवर कौन सी है? तो आंसर देखने से लग रहा है कि सतलज है, बट सतलज नहीं होगा, चेनाब रिवर होगा जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सभी नदियां आपस में मिलती हुई पाकिस्तान में जाती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि सिंधु की सभी सहायक नदियाँ पाकिस्तान में कहाँ पर सिंधु में आके मिलती हैं? तो पाकिस्तान में इस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट। तो पाकिस्तान के मिठानकोट पे दोस्तों सिंधु की सभी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। और यहाँ से सिंधु नदी, ये याद रखिएगा कि जो जिसे पंचनद कहा जाता है, पंचनद जिसके नाम पे पंजाब का नाम पड़ा था, इन 5 नदियों में वही झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। ये पांचों नदियां पंजाब के क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, और ये पंचनद का मिलन होता है सिंधु से मिठानकोट में। और यहाँ से मिलने के बाद ये सभी नदियाँ नीचे की तरफ आती हैं, और सिंध नदी फाइनली पाकिस्तान के कराची से डेल्टा बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है, टोटल लंबाई अगर बात करा जाए कि तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान के क्षेत्र को देखा जाए, तो टोटल लंबाई हो जाता है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई की हम बात कर रहे थे कि सिंधु नदी का जो पूरा बेसिन है, इसे सप्त सैंधों के नाम से जाना गया हमारे वेदों में। और यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि सप्त सैंधों का मतलब हो गया 7, और सैंधो मतलब सिंधु नदी। सिंधु की 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसे सप्त सैंधो कहा गया, जहाँ पे माना जाता है कि आर्य आकर के, आर्यों का जो आगमन था और आगे आर्यों का जो बसेरा था वो सप्त सैंधो क्षेत्र में ही रहा, जो आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इस पूरे एरिया को सप्त सैंधो बोला गया था। एक छोटा सा डाउट इसमें है कि इस एरिया में जो सप्त सैंधों में 7 नदियाँ टोटल लगी हुई हैं, इस पूरे सिस्टम में सिर्फ 6 नदियाँ हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे वेदों में जो सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया है सरस्वती नदी के बारे में, यहाँ से वो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, जो आज के समय पे नगण्य है। अतः सरस्वती नदी को अगर इसमें ऐड कर लेते हैं तो इसको मिलाकर के टोटल 7 नदी होती है, और इससे बोला गया था सप्त सैंधव। ओके, सिंधु को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण या बार बार जो है यहाँ पे जिक्र होता है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का टेंशन होता है, पाकिस्तान से कोई हमला होता है, तो बार बार भारत की मीडिया इस बात को लेकर के जिक्र करती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ है उसको भारत सरकार को तोड़ देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे लास्ट में इसके बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ कि सिंधु जल समझौता है क्या आखिर में। 1947 में देश के आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अलग मुल्क बनते हैं, यानी कि जब पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में था तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत वाले एरिया से निकलने के बाद पूरा तरीके से भारत में ही फ्लो था। लेकिन 47 के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो सिंधु नदी कुल 3 देशों में फ्लो करने लगी, चीन, भारत और पाकिस्तान। और अगर आप फिगर के हिसाब से अगर देखें तो साफ साफ झलक रहा है कि सिंधु नदी का सर्वाधिक एरिया पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड की बात करते हैं और इसके समझौते की बात करते हैं कि है क्या। स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान की जो मांग थी भारत से कि सिंधु नदी का सर्वाधिक पानी हमें दिया जाए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस समय के अनुसार पाकिस्तान का जो डिमांड था वो कुछ जायज़ था, सही था। आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक नदी तंत्र के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे लंबे नदी के रूप हिस्से में सिंधु नदी पाकिस्तान के बीचों बीच से होते हुए गुजर रही है।
अदरवाइज इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में छोटी मोटी कुछ नदियां हैं, अदरवाइज एक बड़ी नदी तंत्र के रूप में ऐसा कोई नदी है नहीं। तो पाकिस्तान के अपने पानी को लेकर के किसी भी तरीके की अगर जो समस्याएं थी उसका पूरा करने के लिए सिंधु नदी ही जिम्मेदार थी। चाहे पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे पाकिस्तान को ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात करनी हो, या फिर पाकिस्तान में सिंचाई को लेकर के अगर पानी चाहिए तो वो भी सिंधु नदी ही जिम्मेदार थी। हर तरीके के पानी की जो निर्भरता थी वो सिंधु नदी पे दिख रही थी और पाकिस्तान भारत से एक जोर अपील कर रहा था कि भाई हमें सिंधु का पानी सर्वाधिक दीजिए। एक लंबे समय तक बीतने के बाद 47 से एक लंबा टाइम बीतता चला गया और समय आ गया 1960 का, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अयूब खान, और इन दोनों के बीच में एक आपसी समझौता जिसको बोलते हैं द्विपक्षीय समझौता, बायलैटरल ट्रीटी होती है। पाकिस्तान की सारी ही मांगों को देखते हुए भारत यहाँ पे फिर से, जैसा कि हमेशा से रहा है, एक उदार नज़रिया रखते हुए अपना ही पड़ोसी और अपना ही एक भाई मानते हुए पाकिस्तान की मांगों को पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश की भारत ने। और इस समझौते में एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये द्विपक्षीय जो समझौता हुआ इसके प्रमुख गवाह कौन थे, एविडेंस के तौर पे कौन रहा? तो वर्ल्ड बैंक था जो भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते का एक गवाह है। इस समझौते में भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वाधिक नदियों का पानी दे रहा है। और यहाँ पे इस समझौते को आप समझने की कोशिश करिए, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, पाकिस्तान और भारत टोटल 6 नदियाँ हैं आज के टाइम पे, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 6 नदियों को 3-3 नदियों के हिस्से में बांट दिया गया है। पहले 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चेनाब। इन 3 नदियों का जिसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक है, इस सर्वाधिक पानी की मात्रा का 80% भाग पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया और बाकी बचा 20% पानी इंडिया के हिस्से में आया। और बाकी 3 नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज, जिनमें ऊपर की 3 नदियों के पानी की तुलना में इनमें पानी काफ़ी कम है, किंतु इसका 80% भारत को गया और इसका 20% पाकिस्तान को गया। दोस्तों, अगर ये समझौता थोड़ा सा टेढ़ा लगता है तो सामान्यतः समझ लीजिएगा कि कुल नदी के पानी का लगभग 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया और लगभग 20% हिस्सा पानी भारत के हिस्से में आया। ये समझौता तभी 1960 में पूरा हो गया, लेकिन आज भी ये बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दा होता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके की तल्खियाँ होती हैं तो ये मुद्दा बिल्कुल बार बार उछलता है। दोस्तों, इस बात को हमें जिक्र करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि ये समझौता एक द्विपक्षीय है। भारत किसी भी तरीके का अगर बदलाव अगर इस समझौते में चाहता है, और कोई भी सरकार, अगर पाकिस्तान भी चाहता है, तो अकेले चाह करके भी कोई भी सरकार इस समझौते में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। साथ ही साथ दोस्तों, हमको ये भी जानना होगा कि जो 80% पानी पाकिस्तान को गया, धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ 90 के दशक में भारत 80% से भी ज़्यादा पानी, लगभग 90-95% पानी पाकिस्तान को छोड़ दिया। लेकिन समझौते के आधार पे 80% ही है, और इन सारा पानी का यूज करने के बावजूद भी भारत को कहीं ना कहीं इस समझौते का लाभ नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा वो एक अलग तरीके की जो है गुस्ताखी होती रही, आतंकवाद आता रहा और हमसे किसी न किसी तरीके से इसका बदला लिया गया। हमने जो है अपने एक उदार नज़रिए से समझौता किया था ताकि पाकिस्तान को राहत मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस राहत को हमारे लिए पूरी तरीके से राहत को समाप्त कर दिया और कहीं ना कहीं हमको हमेशा परेशान करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और इसलिए समझौता बार बार जिक्र होता है कि समझौता को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो द्विपक्षीय समझौता दोस्तों किसी एक के चाहने से कभी नहीं टूटता है। अगर भारत चाहे कि 80% पानी अगर हम यूज करेंगे तो इसमें पाकिस्तान की भी पूरी रजामंदी होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, जो 80% पानी लेकर के खुश नहीं है वो कभी भी किसी तरीके का पानी कम करने की बात करेगा ही नहीं। तो जितना आसान लग रहा है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान अगर इस बात पे एग्री कर जाए तो ये समझौता ब्रेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उतना ही ये टेढ़ी खीर है। फिर इस मुद्दे को लेकर के हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहस होती है या बात की जाती है, या फिर ले जाने की धमकी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले चला जाए, या यूनाइटेड नेशन भी अपने अपने तरीके से इसके पानी के बंटवारे को लेकर के बात करता रहा है। तो इसका सॉल्यूशन या तो भारत पाकिस्तान पुनः एक बार बैठ करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
इसको ले जा करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश किया जाए। खैर, इस समझौते के तहत जो भी नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रही हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज के द्वारा पाकिस्तान इन नदियों का मदद लेकर के भारत में आतंकवाद परोसता रहा है और इसलिए समझौता कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए तो एक वरदान साबित हुआ, लेकिन भारत के लिए ये एक अभिशाप हो गया और इसलिए ये हमेशा चर्चा में रहने वाला है सिंधु जल समझौता, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे और समझ पाए होंगे कि सिंधु जल समझौता है क्या और ये कब बना था, किसके किसके बीच में बंटवारा हुआ, कितने पानी का बंटवारा हुआ, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को लेकर के इतना ही। नदियों की श्रृंखला में हम आगे भी आएंगे और इसके पहले हमने इस श्रृंखला को शुरू किया था, गंगा नदी तंत्र से मैंने शुरुआत करी थी और आप जानते हैं कि भारत में गंगा नदी का महत्व कितना ज़्यादा है। भारत में कभी भी नदियों से संबंधित अगर सवाल आते हैं तो उसका सबसे सेंट्रिक जो पॉइंट होता है, केंद्र जो होता है, वो गंगा नदी होता है और उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को मैं डाल दूंगा और आप आसानी से जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और अपने कॉपी पेन के साथ साथ वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा दोस्तों और ऐसे ही आगे वीडियो में लाता रहूँगा। पहले नदी की श्रृंखला को आगे कवर करेंगे, इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो मिस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, ब्यास नदी जो ब्यास कुंड से निकलने के बाद आकर के पंजाब में जो हरिकी पैड़ी है, जहाँ पे एक बैराज बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज, और हरिके बैराज में सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नहर निकाला जाता है दोस्तों। और ये नहर सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़े नहरों में से एक है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अपने उद्देश्यों में लगभग 100% खरा उतरता है। पंजाब में लगभग 146 किलोमीटर और राजस्थान के क्षेत्र में लगभग 470 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ इंदिरा गांधी नहर, जो भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। और जिस मकसद से इस नहर को बनाया गया था दोस्तों, यहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हो रही है पंजाब से होते हुए राजस्थान तक, राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जितने भी ये जो रिमोट एरिया है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो थार रेगिस्तान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस एरिया में हरियाली लाने का काम या इस एरिया को मरुस्थल से उपजाऊ भूमि बनाने का काम किया है इंदिरा गांधी नहर ने। और आज ये राजस्थान और पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पे सूखा क्षेत्र माना जाता है, इस इलाके में पूरी तरीके से हरियाली और साथ ही साथ उस सूखा को दूर किया है और एक शानदार जो है कृषि क्षेत्र बनाया गया है इसके द्वारा। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, साथ में अपने नोट्स के साथ इसको ऐड कर लीजिएगा और पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।